हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इन रिजल्ट के बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था, जो फाइनेंशियल ईयर में हम उसको Q3 बोलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1.4% रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर बिजनेस का निकला है वो है 3000.56 करोड़ का। तो देखिए, देखा जाए एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस है। देखा जाए थोड़ा सा मतलब 1.5% के लगभग की ग्रोथ यहाँ पे हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अब इसी के बाद अगर टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 218.84 करोड़ का टोटल प्रॉफिट यहां पर इन्होंने कमाया है, जबकि इनको पिछले क्वार्टर में मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था उसके अंदर कंपनी को 223 करोड़ का लॉस हुआ था। अब देखिए, उसके पीछे का रीजन ये था कि जो उनके जो एसेट थे वो इंपेयरमेंट है, मतलब कुछ डेप्रिसिएशन का इश्यू था, उसकी वजह से ये लॉस इतना आया था। बाकी कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर कोई भी इश्यू पिछले क्वार्टर में भी नजर नहीं आ रहा था। तो देखिए, अगर देखा जाए परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहां पर हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में देखने को नहीं मिला है। अब इसके बाद अगर मैं रेवेन्यू की पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक की अगर मैं बात करूं, और इसको अगर मैं 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें 1.4% की ग्रोथ हमको पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर भी इतनी ही ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए, 12,050.26 करोड़ का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में रहा है। अब इसके बाद अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का 28% प्रॉफिट गिरा है। अब देखिए, उसके अंदर मेन इशू ये भी है कि कंपनी को एक क्वार्टर में 223 करोड़ का लॉस भी हो गया था, तो ये एक बड़ा इशू यहाँ पे बना हुआ था। तो देखिए, अगर बाकी ये लॉस नहीं होता तो भी कंपनी का कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस ही था, मतलब कंपनी के कोई प्रॉफिटेबिलिटी में हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, एक कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस जहां पर हमको देखने को मिला है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ना तो ज्यादा कम हुई है, नहीं ज्यादा बड़ी है। तो देखा जाए कांस्टेंट परफॉर्मेंस है। और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कंपनी ने 0.80 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 8 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 80 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो जो ग्रोथ यहाँ पे हमको दूसरे एनबीएफसी फर्म्स में नजर आती है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करवाता है वो भी एक तरीके की एनबीएफसी फर्म ही है। तो देखा जाए वो ग्रोथ हमको यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट कैप भी इस कंपनी का खासा कम है, 22,103 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का जो पीई है वो 39.93 का है, तो उसके कंपैरिजन में आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, भले ये स्टॉक आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार फ्लैट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। तो देखिए, जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ होती है वही स्टॉक आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको उसी तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू के अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाए तो वो यहाँ पे 1.46 टाइम्स ही है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ कॉस्टली नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से तो देखिए 17, 18, 19 तीनों साल से लगातार इसके रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़े हैं और 2020 में भी अच्छी खासी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया था। और इस बार भी लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1.4% बढ़ा है। अब देखिए, जो कोविड था, कोविड की वजह से भी थोड़े से इश्यूज रहे हैं, बाकी अराउंड 5 से 6% का रेवेन्यू ग्रोथ आपको इस साल देखने को मिलता। और उसके बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 17-18 में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी थी और 19 में भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छा था। लेकिन 2020 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई और 2021 में भी यहाँ पे 28% का डिक्लाइन हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। लेकिन देखिए, वो हमको पता है थोड़े से कोविड के इश्यूज थे और एक क्वार्टर में कंपनी के इम्पेयरमेंट का इश्यू बना हुआ था, तो उसकी वजह से कंपनी लॉस में भी थी। तो एक इश्यूज ये भी बने हुए हैं। लेकिन देखा जाए अभी 2 साल लगातार अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइनिंग में गया है तो एफआईआईज के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। अब देखिए, ये 178.90 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप हाई देखोगे तो 323.46 का इसका हाई है।
तो मतलब अगर आप हाई से देखोगे तो अराउंड यहाँ पे 150 रुपीज डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अराउंड 50% के करेक्शन पे ये स्टॉक ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन देखिए अभी बीच में इसका राइट इश्यू भी आया था, तो राइट इश्यू की वजह से जो मार्केट में जो शेयर थे वो भी ज्यादा हो गए थे, तो इसको हम राइट से कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए पिछले 5 साल से अगर आप रिटर्न भी देखोगे तो वो फेवरेबल रिटर्न नहीं है। मतलब अगर आपने 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अभी भी इसकी वैल्यू वही है जो 5 साल पहले थी। तो देखिए कुछ ज़्यादा इसने फेवरेबल रिटर्न दिए नहीं है। और देखा जाए ग्रोथ स्टोरी की भी अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी अभी एनबीएफसी फर्म्स है, कुछ फर्म्स ऐसी भी है जो लिस्टेड नहीं है। लेकिन देखिए जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का जो इनका मेन जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है जहाँ पे वो ट्रक ट्रैक्टर्स वगैरह बेचते हैं और उसके अलावा कार्स वगैरह भी बेचते हैं, तो वहाँ पे इनका मेन रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें जो इसके कंपटीटर्स हैं तो उनके वहाँ पे एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ नजर आती है। तो मेरे ख्याल से कंपटीटर्स ज़्यादा यहाँ पे फेवरेबल नजर आते हैं, भले वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे हमको ग्रोथ भी नजर आती है। देखिए बजाज फाइनेंस का भी इस साल रेवेन्यू गिरा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा है, लेकिन जो ग्रोथ हमको बजाज फाइनेंस में देखने को मिली है और वो ग्रोथ हमको आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का हमको वहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिख रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट दिख रहा है, तो देखा जाए मैं इस वीडियो में थोड़ा बजाज फाइनेंस के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए इस सेक्टर का मुझे वो मार्केट लीडर नजर आता है, तो इसीलिए मैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो देखिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लिए ये बोलूंगा कि इसके जो कंपटीटर्स जो वो ज्यादा फेवरेबल नजर आते हैं एज कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। और हम जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगा इसका भी, अगर 3-4 साल की अगर मैं बात करूं तो आराम से 300-350 रुपए हो जाएगा, लेकिन कंपटीटर्स में ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिनको ये स्टॉक पर्सनली अच्छा लगता है, लेकिन देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसका वो बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 के रिजल्ट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।